हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम के टाइप्स के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जानकारी दूंगा। ठीक है, किसकी जानकारी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कहीं कहीं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लिखा रहता है ना इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। क्या लिखा रहता है? इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। यह कभी कभी आपको ना लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा मिल जाएगा। क्या? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और कभी कभी आपको डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या? डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी लिखा मिलेगा। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इतने नाम से लिखे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार कैसे करते हैं इसके बारे में समझना होगा। देखिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हैं हम। ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, ये वायर है। ठीक है, अरे भाई सर्किट कंप्लीट करोगे ना, बैटरी वैटरी जोड़ोगे ना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर। ठीक है, एट लो प्रेशर। इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को क्या कर रखते हैं? लो प्रेशर पर रखते हैं। ठीक है, और जब बैटरी जोड़ते हैं तो क्या करता है? ये रे इमिट करता है। ठीक है, क्या करता है? ये रे इमिट करता है, और जो ये रे निकलता है इसको हम प्रिज्म से पास कराते हैं। किससे पास कराते हैं बेटा? प्रिज्म से पास कराते हैं। ठीक है, और जब प्रिज्म से पास कराते हैं और जब फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन लेते हैं तो 6 हमें डिसकंटिन्यूअस लाइन मिलता है। ठीक है, जब फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन लेंगे तो कितने लाइन मिलेगा? 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन मिलता है। ठीक है, देखो 1 2 3 4, देख लो भाई। ठीक है, 5 और ये रहा 6। फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं फिर से समझो। हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। हाइड्रोजन गैस है क्या है? इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर प्रेजेंट है। ये क्या इमिट कर रहा है? लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को जब आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर रखेंगे और जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या इमिट करेगा? लाइट इमिट करेगा। ठीक है, और जो लाइट इमिट कर रहा है, ठीक है, उसको आपने क्या करा? प्रिज्म से पास कराया, और प्रिज्म से पास कराने पर आपने उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करा? इंसिडेंट कराया। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जब इंसिडेंट कराया तो आपको 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन देखने को मिला। ठीक है, 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन देखने को मिला। और जब इसको, ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा सर 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन क्यों मिला? ये तो बेटा लैब से ही पता लगेगा। ठीक है, अलग अलग एटम का अलग अलग लाइन मिलेगा ना, ये मैं बताऊंगा किसका कितना लाइन मिलेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन का कितना लाइन मिलेगा? 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन मिल रहा था।
ठीक है। और ये 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन को जब आप माइक्रोस्कोप से स्टडी किया गया तो एक, ठीक है, जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, देखिए आपने क्या बोला, 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन मिला। और जब ये 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन को आप क्या करा, माइक्रोस्कोप से देखा गया तो एक लाइन जो था इनफाइनाइट लाइन से बना हुआ था, ठीक है। ये जो 6 डिसकंटिन्यूअस लाइन मिला ना, और एक लाइन इनफाइनाइट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ था, ठीक है। यानी एक लाइन में इनफाइनाइट लाइन था बेटा, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तब ऐसा पता लगा, ठीक है। एक लाइन में क्या है, इनफाइनाइट लाइन से, इस तरह से 6 लाइन आपको दिख रहा है ना, और ईच लाइन कंटेंस इनफाइनाइट लाइन, ठीक है। एक हो गया, फिर ऐसा ऐसा इनफाइनाइट लाइन, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, देखो, और ये रहा 6 हो गया, ठीक है। देखो ये जो 6 लाइन था ना बेटा, वो इनफाइनाइट लाइन से बना हुआ था, देख लो, ठीक है। ईच लाइन, जो एक एक लाइन दिख रहा था ना, ये एक ईच लाइन, वो इनफाइनाइट लाइन से बना हुआ था, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। कैसे लिटरेचर में कैसे लिखोगे, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट एट लो प्रेशर इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, देन लाइट इज इमिटेड and emitted light is passed through prism and incident on a photographic plate, then the spectrum is obtained is called hydrogen spectrum, ठीक है। लिख लोगे ना, चलो 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 लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये सबको बात समझ में आया, ठीक है। क्या 6 लाइन दिखाई दिया, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो एक लाइन में कितने लाइन दिख रहे थे, इनफाइनाइट लाइन दिख रहे थे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो एक लाइन दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सीरीज, ठीक है। क्या बोलेंगे आगे चल के, सीरीज। इसमें बहुत सारे लाइन दिख रहा है ना, तो इसको क्या नाम देंगे, सीरीज, ठीक है। तो 6 सीरीज बनेगा, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ठीक है। ये 6 सीरीज बनेगा बेटा। ये जो 6 लाइन दिख रहा है ना, ईच लाइन इनफाइनाइट लाइन से कॉम्बिनेशन कंबाइन कर रहा है, एक लाइन में इनफाइनाइट लाइन है, और इसी कारण एक लाइन को हम सीरीज का नाम देंगे, ठीक है। क्या नाम देंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ठीक है, पीफन सीरीज, ये नाम देंगे हम, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का नाम लिखेंगे अभी हम, ठीक है। चलिए, समझ में आई बात, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, चलो। व्हेन हाइड्रोजन गैस is present in electric discharge tube at low pressure, present in electric discharge tube at low pressure, then light is emitted, then light is emitted, then light is emitted, and emitted light is passed through prism, and emitted light is passed through prism, is passed through prism, and incident on photographic plate, and incident on a photographic plate, then the spectrum is obtained is called, then a spectrum is obtained is called hydrogen spectrum, is called क्या,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिफिनीशन था, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो जो 6 लाइन निकला, उस 6 लाइन में मैंने क्या बोला, ईच, ठीक है, 6 लाइन जब उसको आप माइक्रोस्कोप से देखें तो एक लाइन में कितना लाइन था, इनफाइनाइट लाइन था, ठीक है। तो उसको हम सीरीज का नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सीरीज का नाम देंगे, ठीक है। अब उसको समझते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अभी देखा आपने कि जब इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पर रखे तो हाइड्रोजन एटम क्या हुआ, एक्साइट होता है एक्चुअली। और जब कोई भी एटम एक्साइट है, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है, तो अपने आप क्या होगा, डी एक्साइट होगा, ठीक है। और जब डी एक्साइट होगा तो क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा, और जो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। और वही लाइट को आप क्या करते हो, प्रिज्म से पास कराते हो, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ना, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, वो ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट टू लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। समझिए, मैं एक बात लिख देता हूं, क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, मैंने बोला था लाइन स्पेक्ट्रम बोलो या इमिशन स्पेक्ट्रम बोलो, ठीक है, या डिसकंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम बोलो, या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन is obtained due to the de-excitation of electron from high एनर्जी, ठीक है, सेल टू लो एनर्जी सेल, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई डाउट नहीं। अब देखो, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में 6 लाइन दिखाई दिया, और 6 लाइन में वो कितने लाइन थे, इनफाइनाइट लाइन थे। Each line contain infinite line, मैंने बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, तो अभी मैंने आपको एक बात बताया, क्या, कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे इंप्रेशन दिखा, कितने लाइन का दिखा, 6 लाइन का दिखा। और एक लाइन में कितने लाइन थे, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखे तो एक लाइन में कितने लाइन थे, इनफाइनाइट लाइन थे। उसको अब दूसरे ढंग से समझते, देखिए, अब उसको सीरीज से समझते, ठीक है। देखिए, ये हो गया n = 1, ये हो गया n = 2, ठीक है। ये हो गया n = 3, ठीक है। अब लाइन थोड़ा सीधा सीधा खींचना है, ठीक है। ये हो गया n = 4, ये हो गया n = 5, ठीक है। ये हो गया n = 6, ठीक है। ये हो गया n = 7, ठीक है। आपको पता है ना ये बात,
कि सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है? डिक्रीज करता है ना। सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, सेकंड और थर्ड का डिफरेंस उससे कम, थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस उससे कम, फोर्थ और फिफ्थ का डिफरेंस उससे कम, फिफ्थ और सिक्स का डिफरेंस उससे कम, और सिक्स और सेवन का डिफरेंस उससे भी कम होगा। ठीक है, सक्सेसिव एनर्जी का डिफरेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज करते जाता है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो, किसी भी हाई एनर्जी से आप ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिएगा, किसी भी हाई एनर्जी से आप कहां पे आ रहे हो? ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हो। देखो, किसी भी हाई एनर्जी से आप ग्राउंड स्टेट पे आओ। ठीक है, तो ये कहलाता बेटा लाइमन्स रीच। क्या कहलाता है? लाइमन्स रीच। ठीक है, अब देखो, किसी भी हाई एनर्जी से आप n इक्वल टू 2 पे आइए। ठीक है, देखते जाइए, तो ये कहलाता है बेटा बाल्मर्स रीच। बाल्मर्स रीच। ठीक है, अब देखो, किसी भी हाई एनर्जी से आप सेल नंबर 3 पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है पाश्चन्स रीच। ठीक है, और किसी भी हाई सेल नंबर से या हाई एनर्जी स्टेट से आप सेल नंबर कहां पे आओगे? 4 पे आओगे। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा ब्रैकेट्स रीच। ब्रैकेट्स रीच। ठीक है, उसके बाद किसी भी हाई एनर्जी से कहां पे आना है? 5 पे आना है। ठीक है, तो ये कहलाता है बेटा क्या? कहां पे आना? हाई एनर्जी से 5 पे आना, तो क्या कहलाता है? ठीक है, लाइमन्स रीच, बाल्मर्स रीच, पाश्चन्स रीच। ठीक है, ब्रैकेट्स रीच। ये कहलाता है पी फंड। क्या कहलाता है? पी फंड्स रीच। पी फंड्स रीच। ठीक है, कहां पे आके रुकना था? 5 पे। ठीक है, उसी तरह से किसी भी हाई एनर्जी ऑर्डर से, ठीक है, 6 पे आ गया, तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, हम्फ्रीज रीच। क्या कहलाता है बेटा? हम्फ्री, HUMPHRY, हम्फ्रीज रीच। ठीक है, हम्फ्रीज रीच। ठीक है, ये सारे सीरीज का नाम है, मैं इसको डिटेल्स भी बता रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ये 6 सीरीज मिला ना, लाइमर, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्रीज रीच। ठीक है, ये 6 सीरीज मिले। मैंने बोला था ना, एक लाइन कितना था? इनफाइनाइट लाइन से कॉम्बिनेशन से बना था। देखो, यही दिखाई दे रहा था, जो एक लाइन दिखाई दे रहा था ना, वो इनफाइनाइट लाइन से बना था, जिसको हम सीरीज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। ठीक है, कोई डाउट? अरे बोलो, अब ये क्लियर है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब देखो, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे मैं सीरीज का नाम लिख रहा हूं, यहां रीजन लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं N1। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं N2। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा सीरीज था? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है। किसमें पड़ता है? अल्ट्रा वायलेट में। ठीक है, और लाइमन सीरीज किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से कहां पे आना है? ग्राउंड स्टेट पे आना ना। ठीक है,
तो N1 क्या होगा, 1 होगा, और N2 क्या होगा, 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, उसी तरह से फिर क्या है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज कौन सा रीजन में पकड़ता है? ठीक है, विजुअल रीजन में पड़ता है, विजुअल रीजन में पड़ता है। ठीक है, कहां पे आना है, किसी भी हाई एनर्जी से सेल नंबर कहां तक आना है, 2 तक आना है। ठीक है, यानी N1 क्या लेना है, 2, और N2 क्या लेना है, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी ले लो। ठीक है, लाइमन के बाद बाल्मर, बाल्मर के बाद पाश्चन। ठीक है, ये जो पड़ता है इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है। ठीक है, अब कहां पे आना है बेटा, किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से सेल नंबर कहां तक आना है, 3rd तक आना है। यानी N1 इक्वल टू 3 और N2 गया 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पाश्चन के बाद ब्रैकेट। ठीक है, ये भी इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है। ठीक है, N1 क्या लेंगे, 4, और N2 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ब्रैकेट के बाद क्या था, पी फंड, पी फंड सीरीज, ये भी इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है। N1 की वैल्यू क्या लेंगे, 5। बताया था ना, किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से सेल नंबर 5 पे आना। ठीक है, यानी N2 की वैल्यू क्या होगा, 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पी फंड के बाद क्या था, हम्फ्री, हम्फ्री सीरीज, ये फार इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, फार इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है, ये फार इंफ्रारेड रीजन में पड़ता है। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे, और N2 की वैल्यू क्या लेंगे, 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? ठीक है, को डाउट? अरे पूछो इसमें किसी को डाउट है तो। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, ये सीरीज हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 सीरीज मिला है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। ये हमें रिमेंबर ही रखना है। ठीक है, और ये लाइमन ऐसे याद रखना, लाइमन मतलब किसी भी हाई एनर्जी से 1 पे आके गिरेंगे। ठीक है, सेल नंबर 1 पे आके गिरना, यानी ग्राउंड स्टेट पे आके गिरना है आपको। यानी इलेक्ट्रॉन का जब डीएक्साइटेशन कराओगे तो किस ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहे हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करा रहे हो, डीएक्साइटेशन करा रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डीएक्साइटेशन करा रहे हो ना। ठीक है, तब अरे यार तभी तो लाइट का एमिशन हुआ था, तभी तो उसको आप प्रिज्म से पास कराए होंगे। ठीक है, तभी ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला होगा। ठीक है, चलो, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, उसी तरह से लाइन, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं वंस अगेन, लाइनमैन सीरीज में किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से कहां पे आना है, ग्राउंड स्टेट पे आना है। यानी किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर यदि ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो किस में लाई करेगा, लाइनमैन सीरीज में। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का डीएक्साइटेशन कराओगे तो देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन हाई किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आके गिरेगा, मान लिया ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये n बराबर 1 मान लो, ग्राउंड स्टेट बोलो, या n बराबर, किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आके इलेक्ट्रॉन गिरेगा। ठीक है, यानी डीएक्साइट हो रहा है, और डीएक्साइट होगा तो क्या होगा, लाइट इमिट करेगा। ठीक है, और वही लाइट तो आपको दिखाई दे रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, ये रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देख रहे थे हर सीरीज में इनफाइनाइट लाइन मिल रहा था, कैसे देखो ना, क्या बोल रहे हैं, किसी भी हाई से यदि फर्स्ट पर गिरेंगे तो लाइनमैन सीरीज, तो किसी भी हाई तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हर सीरीज में कितना इनफाइनाइट लाइन तुम्हें मिलेगा। ठीक है,
अब समझना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, समझिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप क्या कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस क्यों रख रहे थे? वो हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा था? लाइट एमिट कर रहा था। आखिर लाइट क्यों एमिट कर रहा है? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हाइड्रोजन गैस था वो एक्साइटेड स्टेट में हो गया होगा, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा तो अपने आप डीएक्साइट होगा, और डीएक्साइट होगा तो क्या होगा? लाइट इमिट करेगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक है। चलो, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो तैयार हो रहा है ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो करा रहे, तो जब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन कराना का मतलब क्या? हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आना, ठीक है। मान लीजिए N2 है और ये N1 है, ठीक है। अब यहां से यहां आ रहे हो, ये हाई एनर्जी है और ये लो एनर्जी है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो, अब जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो क्या होगा? फोटोन इमिट करेगा, या बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा इसका वेवलेंथ हमें निकालना है। क्या निकालना? वेवलेंथ, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहा है तो एनर्जी घट रहा है ना, ठीक है, तो एनर्जी जो घट रहा है वो कहां जाएगा? इन फॉर्म ऑफ फोटोन, या बोलो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो जो फोटोन निकल रहा है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में था से लो एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है ये पहले निकालते हैं। तो डेल्टा ई बराबर फार्मूला बताए थे ना, क्या? E2 माइनस E1 बताया था ना, E2 माइनस E1, ठीक है। और डेल्टा ई इक्वल टू क्या? E2 माइनस E1, E2 इक्वल टू 13 माइनस 13.6, ठीक है, जेड स्क्वायर और वाई N2 का स्क्वायर और माइनस 13.6 जेड स्क्वायर और वाई क्या? N1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर और माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एनर्जी एमिट हो रहा है ये डेल्टा ई क्या है? एनर्जी एमिट, ठीक है, यही ना एनर्जी एमिट हो रहा है। जितना डिफरेंस होगा एनर्जी का उतना एनर्जी तो बाहर निकलेगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो आप जानते हैं जो एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, यानी समझिए, ध्यान दीजिए। और आपको पता है ना कि जो यहां देखिए फोटोन का एनर्जी पता है ना, E इक्वल टू क्या? Sc बाई लैम्डा, ठीक है। ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो कौन ले रहा है? मतलब कहने का मतलब जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो किस फॉर्म? वो फोटोन लेके बाहर निकल रहा है ना, यानी जो एनर्जी इमिट कर रहा होगा वो एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा, ठीक है, यानी रेडिएटेड एनर्जी जो होगा एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा, ठीक है। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? Sc बाई लैम्डा, ठीक है। अरे भाई बोले जब इलेक्ट्रॉन का डे एक्साइटेशन कराओगे तो एनर्जी इमिट होगा, और जो एनर्जी इमिट होगा इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है मतलब क्या? फोटोन निकल रहा है, यानी जो एनर्जी इमिट होगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। चलो, तो एनर्जी इमिटेड इन फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है, और तो फोटोन का एनर्जी क्या होता है? Sc बाई लैम्डा। चलो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एनर्जी इमिटेड, एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो एनर्जी इमिटेड फोटोन की एनर्जी के बराबर कर दो, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई
n2 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना यूनिट, ठीक है। तो यहां से 1 बाई लैम्डा की वैल्यू निकालो, जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा आप फाइंड कर सकते हो। देखो ठीक है, जो फोटोन निकलेगा उसका वेवलेंथ कितना होगा, मान लो वेवलेंथ क्या है लैम्डा, यही लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो, 13.6 बाई HC, ठीक है, जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है, 1 बाई लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू, अब मैं 13.6 SC को यहां देखिए, ठीक है, RH, ठीक है, इक्वल टू 13.6 HC EV, देख लो ये, अरे यार 13.6 भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, EV की तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी तो पता है, ठीक है, H की वैल्यू पता है, C की वैल्यू भी पता है, ठीक है, ये सारे वैल्यू एक कांस्टेंट है, तो इस पूरे कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, देख लो क्या बोलते हैं बेटा, रेडबर्ग कांस्टेंट, RH इंटू जेड स्क्वायर और 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, देख लो भाई, RH को क्या बोलते हैं बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं RH को, यहां पे मैं लिख देता हूं, RH को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है ना RH की वैल्यू, इतना सेंटीमीटर इनवर्स 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, कितना 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स होता है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, याद रखना है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी कभी ना, ठीक है, अप्रॉक्स में कभी कभी 109,700 भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 109,678, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखो तो इस इक्वेशन को बोलते हैं रेडबर्ग की इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं रेडबर्ग इक्वेशन, रेडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। रेडबर्ग इक्वेशन की मदद से हम जो इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन करा रहे हैं, तो डी एक्साइटेशन के करने के दरमियान जो फोटोन इमिट हो रहा है उसका हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। रेडबर्ग इक्वेशन की मदद से जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट कर रहे हो आप, उस डी एक्साइटेशन के दरमियान जो फोटोन इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, लैम्डा क्या है, जो इमिटेड लाइट निकल रहा है या फोटोन निकल रहा है उसका वेवलेंथ है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना, चलिए अब आप, ठीक है, इसको 1 बाई लैम्डा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू न्यू बार, वेव नंबर भी बोलते हैं ना, 1 बाई लैम्डा को वेव नंबर भी बोलते हैं ना, तो न्यू बार इक्वल टू क्या हो जाएगा RH जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, देख लो भाई, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो लैम्डा का यूनिट क्या होगा, ठीक है, देखो देखो, यदि रेडबर्ग कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हो, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हो तो लैम्डा किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। यदि रेडबर्ग कांस्टेंट मीटर इनवर्स में ले रहे हो, ठीक है, उसको चाहो तो मीटर में भी बदल सकते हो, सेंटीमीटर इनवर्स को आप मीटर इनवर्स में भी बदल सकते हो। यदि रेडबर्ग कांस्टेंट मीटर इनवर्स में ले रहे हो तो लैम्डा की वैल्यू किस में आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा लैम्डा की वैल्यू किस चीज में आ रहा है, वो डिपेंड करेगा रेडबर्ग कांस्टेंट आप किस यूनिट में ले रहे हैं। यदि सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हैं रेडबर्ग कांस्टेंट तो लैम्डा सेंटीमीटर में आएगा, यदि रेडबर्ग कांस्टेंट मीटर इनवर्स में ले रहे हो तो लैम्डा मीटर इनवर्स में आएगा, लैम्डा मीटर में आएगा, ठीक है। चलिए कोई डाउट इतना पूछिए, छोटा भी डाउट है पूछो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, अब सुनो ध्यान से, सबको समझ में आया? ठीक है, चलो भाई।